की बातें शब्दों में ढलती है और हाँ, मुलाकात बन जाती है एक यादगार कहानी। मिलिए उन लोगों से जिनके अनुभव, सोच और जज्बात बना देते हैं उन्हें खास। दिल से दिल तक जुड़ती है बात, यही तो है सच्ची मुलाकात। सुनिए मुलाकात। नमस्कार, हम आपका स्वागत करते हैं आपके अपने कार्यक्रम मुलाकात में। आप सुन रहे हैं इरादा रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। आज हमारे साथ इस विशेष कार्यक्रम मुलाकात में हैं जिन्होंने तीरों को लक्ष्य तक पहुंचाने की कला को न सिर्फ सीखा बल्कि बच्चों और युवाओं को भी सिखाने का काम किया। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं सुरेश कश्यप जी की, जो नेताजी सुभाष राष्ट्रीय खेल संस्थान पटेल में तीर अंदाज हैं। सुरेश जी, सबसे पहले हम आपका स्वागत करते हैं अपने रेडियो इरादा पर 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। जी नमस्कार राजपाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, हम सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, तीर अंदाजी में आप बच्चों को सिखा रहे हैं, तो इससे आपका जुड़ाव कब और कैसे हुआ, ताकि हमारे श्रोताओं को भी ये जानकारी मिले। आपसे अनुरोध है कि इसके बारे में आप जानकारी दें। देखिए, हर बच्चे का जो बचपन होता है ना, वो बड़ा नटखट होता है। तो मैं भी बचपन से ही थोड़ा नटखट था। वो जो अपना गांव में देसी बनाते हैं ना, जैसे कोई लकड़ी का धनुष तीर के देखते हैं, कुछ ऐसे काम तो दिलबाजी वो बचपन कहीं। तो फिर मुझे बहुत दिन के बाद एक गुरुजी मिले, कुलदीप गुरुजी। तो उन्होंने बताया, भाई सुरेश, यहाँ वहाँ ऐसे भटकने की ज़रूरत नहीं है, कुछ कोशिश करो अच्छा सीखने की। तो फिर उन्होंने मुझे क्या किया कि धीरे धीरे ये चीज़ें, मतलब बचपन की चीज़ें निखरी, लेकिन उससे पहले बहुत सारी मेहनत हमें करनी पड़ी सीखने के लिए। इसके कुछ बेसिक समझा कि तीरंदाजी चीज़ क्या है, जैसे उसको आगे लेके जब हम गए तो तब जाके पता लगा कि ये तो बचपने में जो चीज़ें इंसान के अंदर होती है ना, वो हर के अंदर होती हैं। आपको अपना टैलेंट निखारना चाहिए। जी, आपने बिल्कुल सही कहा कि हर व्यक्ति के अंदर एक टैलेंट होता है। और जहाँ तक मेरी जानकारी है, तीर अंदाजी का इतिहास बहुत पुराना है। अगर हम महाभारत रामायण की भी देखें या उसे समझें, तो उसमें भी जो शिकार किए गए या जो युद्ध लड़े गए, वो तीरों के माध्यम से ही लड़े गए। तो मेरा आपसे सवाल यही है कि आप हमारे श्रोताओं को बताएंगे कि इस खेल की उत्पत्ति कैसे हुई और आज की डेट में भारत में इसका क्या स्थान है। जी बिल्कुल। देखिए श्रोतागण, जो तीरंदाजी है वो भारतीय पारंपरिक खेल है। जब हम महाभारत की बात करते हैं या रामायण की बात करते हैं, पुराने ज़माने में जो भी युद्ध या जो भी कलाएं होती थी ना, उनमें सबसे मेन अस्त्र शस्त्र जो होता था वो धनुष बाण होता था। एक लकड़ी का धनुष बाण या बैम्बू का धनुष बाण या जिस भी तरीके का उस समय बनता था, और साथ में उस पर फिर बाण लगते थे। और वहाँ के गुरुजन स्पेशल गुरुकुल में बच्चे को बुला के सालों तक अभ्यास करवाते थे, तब जाके धीरे धीरे कोई अर्जुन बनता था, कोई कर्ण बनता था। तो ये हमारा इतिहास रहा है प्राचीन ज़माने का। जी। और यदि हम उस ज़माने में फिर धीरे धीरे परिवर्तन आया, जैसे जैसे अस्त्र शस्त्रों की श्रृंखला बदलती रही, तो फिर धीरे धीरे राइफल पिस्टल वगैरह आ गई युद्ध के लिए, बहुत सारी आधुनिक चीज़ें आ गई। लेकिन तीरंदाजी की जब बात करें तो अब ये खेल बन चुका है एज ए स्पोर्ट्स। इसको अपनी जो भारत सरकार है, इसको उन्होंने लागू किया हुआ है। और इसका जो सब्जेक्ट वाइज भी हम मान लो इसको सिखाते हैं। इसके फिर पार्ट्स भी हैं। और यदि हम प्राचीन मानने से देखें तो बाकायदा एक धनुर्वेद है। जब धनुर्वेद की बात करते हैं तो उसमें भी इसके पार्ट किए गए हैं हर चीज़ के। धनुष के ऊपर पूरा वेद लिखा गया। तो आप देखो कि धनुर्विद्या कितनी बड़ी चीज़ है। इसको हम आर्चरी बोलते हैं। इंग्लिश में कोई भी आप गूगल में जब सर्च करेंगे तो ARCHERY जब आप लिखेंगे तो सारे डिटेल आपके पास में आ जाएगा। और यदि हम आज के युवा वर्ग की बात करें, सबसे पहले जो छोटे बच्चे होते हैं ना, अंडर 10 कैटेगरी में, जी, तो अंडर 10 कैटेगरी में SGFI स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया ये बहुत सारे ऐसे गेम करवाते हैं कि आप अपने बच्चों को इससे जोड़ सकते हो। सरकार भी बहुत अच्छे कदम उठा रही है इस विषय को लेके। बस हमें वो लोग ढूंढने हैं आपके आसपास में कहीं ना कहीं, जो आपको थोड़ा और अच्छा रास्ता दिखा दें। ये सारी चीज़ें अभी चली हुई हैं।
जी सर, आपने बताया कि युवाओं को आप सिखाने का काम कर रहे हैं। मेरा अगला सवाल आपसे यह है कि आजकल बच्चे और युवाओं को लेकर इस खेल के प्रति कितना उत्साह है? क्योंकि मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ, आपने कुरुक्षेत्र में भी, हरियाणा में राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी ट्रेनिंग दी है। तो आप वहाँ बच्चों को देखते भी हैं, युवाओं को देखते भी हैं, तो उनमें किस तरह का उत्साह है? देखिए जब शुरू की जब हम बात करें तो तीरंदाजी को जब हम बात करते थे कि आप लोग, जब हम सीखते थे तो हम बोलते थे कि हम तीरंदाजी सीख रहे हैं, तो लोग मजाक सा उड़ाते थे कि बोलते थे यार ये चिड़ी मार आ गई, बड़ी अजीब सी बात है। तो लेकिन हम फिर सब लोग उसमें डटे रहे, ख़ास तौर पे मैं तो डटा ही रहा। तो कोई कुछ भी बोलता रहे, लेकिन आज की जब बात करते हैं ना, भारत तीरंदाजी में वर्ल्ड में नंबर 1 है। अब आप गूगल में सर्च मारेंगे इस बात को, आर्चरी में नंबर 1 शीतल देवी ने ओलंपिक में अभी मेडल जीता है जी, पैरा में, ठीक है जी। और जी, यूथ बिल्कुल। में भी बहुत ज़बरदस्त मुकाबला है। स्टार्टिंग में ओलंपिक लिम्बाराम जी राजस्थान से जो हैं अभी डिस्ट्रिक्ट स्पोर्ट्स ऑफिसर हैं वो, तो वहाँ पे जो वो ओलंपिक में गए, उसके बाद सत्यदेव जी गए, गुरु जी गए, ठीक है। अभी जो गुरु जी हैं कुलदीप जी हैं वो, ठीक है। और दिल्ली में भी बहुत सारी टीमें लगी हुई हैं आर्चरी को लेके, भारत सरकार ने भी एक सेल बनाया हुआ है इस चीज़ को लेके। तो कुल मिला के अब ये है कि तीरंदाजी में भारत के नाम से अब दूसरे खिलाड़ी भय खाते हैं और अपना जो देश है वो फ़ख्र करता है। हम तीरंदाजी में हम यूँ कह सकते हैं कि अब हम नंबर 1 स्टेप की ओर हैं, और हमने करके भी दिखाया। अभी पेरिस में ओलंपिक जब हुए थे, बहुत सारी चीज़ें, बहुत अच्छे रिजल्ट आए उन चीज़ों के। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा कि सारे जो भी व्यवस्थाएँ हैं ना, उसको आप दाएँ बाएँ से सर्च करो। और दूसरी बात है कि आप इसको लेके आगे बढ़ो। अब वो ज़माना नहीं रहा कि तीरंदाजी एक को लोग नहीं जानते, अब जानते हैं तीरंदाजी को। आप ढूंढो और आपको ज़रूर मिलेगा। कोई दिक्कत हो तो यहाँ राजपाल जी जैसे लोग हैं और कोचिज लोग हैं समाज में, उनसे संपर्क हो कि कैसे फाइंड आउट करें, तो हो जाएगा। जी सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी कि अब बच्चे अगर सर्च करें अपनी चीज़ों को तो अपने लक्ष्य की ओर पहुंच सकते हैं। तो मेरा अगला सवाल आपसे ये है कि कोच के रूप में जब आप बच्चों को ट्रेनिंग देते हैं, तो आप सबसे पहले बच्चों को किस किस चीज़ पर ध्यान देने के लिए कहते हैं और उन्हें किस किस चीज़ पर ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल राजपाल जी, आपने ना बहुत अच्छा सवाल किया। ये देखिए, हम कोशिश करते हैं कि बच्चा जब पहली बार आए ना, हम उसको सारा कुछ पहले दिन ही सिखा दें। और बच्चा भी सोचता है कि मैं दूसरे तीसरे दिन सारा कुछ सीख जाऊं और अगले दिन तो मैं निशाने लगाने लग जाऊं। जी जी बिल्कुल, हर व्यक्ति शॉर्टकट ढूंढता है। हाँ, गुरु जी बस मुझे जैसे तैसे करके ना आप पार्टिसिपेशन करवा दो, बट ऐसा नहीं होता। देखो, यदि मेरी आवाज़ को अभी देखो आपके चैनल के माध्यम से, रेडियो स्टेशन के माध्यम से, इरादा रेडियो के माध्यम से सब सुन रहे हैं और ये आवाज़ पूरे भारत में भी जाएगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि जल्दी में आप एकदम हवा में मत उड़ो, धीरे धीरे आपने क्या करना है, गुरुजी के पास जाना, जो भी आपके कोच है, और सरेंडर कर देना अपने आप को वहाँ जाके, बस कि मुझे कुछ नहीं आता। जब आप सरेंडर कर दोगे तो बहुत सारी चीज़ें, आपको सब चीज़ें सीखोगे आप, लेकिन समय लगता है इसमें। ये नहीं कोई एक दिन में सीख जाओगे आप, आराम से 1 साल में आपका बेस बनेगा। अगले साल आप धीरे धीरे उस चीज़ को करना शुरू करोगे और मेडल भी निकालना शुरू करोगे, आप पूरी संभावनाएं हैं। और तीसरे साल आप सीखोगे कि भाई हाँ गुरुजी कुछ सीख गए हम। तीसरे साल से आप अपनी बुद्धि लगाना शुरू कर दोगे उसमें। फिर इसमें 5 साल भी लग सकते हैं, 8 साल भी लग सकते हैं, ओलंपिक तक जाने में समय लगता है देखो इस चीज़ में, लेकिन आप सीखोगे ज़रूर। और इसको आप एज ए कैरियर के रूप में भी आप अपने बच्चों को इसमें उतार सकते हो। और बच्चे भी सुन रहे हैं तो आप अपने आप को उसके लायक बनाओ कि गुरु मुझे सिखाओ। किसी के पास भी जाओ, ढूंढो, मिलेगा, वो इंसान आपके आसपास ही है, ठीक है। और इसमें लड़कियां भी जा सकती हैं, लड़के भी जा सकते हैं। कोच का मतलब ये नहीं है कि कोई लड़का मिलेगा, कोच का मतलब ये है कि मैडम भी हो सकती है वो, ठीक है, जिसने NIS किया हो और उसको योग्यता हो कि भी हाँ वो आपको सिखा सकता है। तो ये इतनी सी बात है। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि बार बार अभ्यास करने से ही व्यक्ति जो है वो परफेक्ट बनता है। और ये कहा भी गया है, करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान। जी जी। तो इसके साथ ही हम बने रहेंगे और सुरेश जी से और ज़्यादा जानकारी हासिल करेंगे आर्चरी के बारे में, तीरंदाजी के बारे में। तो लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक के बाद फिर मिलते हैं आपके अपने रेडियो इरादा रेडियो पर। हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती। ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के
बातें शब्दों में ढलती है और हाँ, मुलाकात बन जाती है एक यादगार कहानी। मिली उन लोगों से जिनके अनुभव, सोच और जज्बात बना देते हैं उन्हें खास। दिल से दिल तक जुड़ती है बात, यही तो है सच्ची मुलाकात। सुनिए मुलाकात, मुलाकात, जहां हर कहानी जिंदगी से मिलती है। नमस्कार, आपका पुनः स्वागत है आपके अपने रेडियो इरादा रेडियो पर। और हमारे साथ बने हुए हैं तीरंदाजी के कोच सुरेश जी। हम लगातार उनसे तीरंदाजी के बारे में बातचीत कर रहे हैं और यदि आपका भी कोई सवाल है तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8930111113 यानी कि 8930111111 और 3। इस नंबर पर आप हमें संपर्क कर सकते हैं और सुरेश जी से अपने सवाल, अपने जिज्ञासा के बारे में पूछ सकते हैं। हमारे साथ बने हुए हैं सुरेश जी। सुरेश जी, आपने बड़ी अच्छी जानकारी दी तीरंदाजी के इतिहास के बारे में, बच्चों को किस तरह की सावधानी रखनी चाहिए उसके बारे में, कैसे सीखना चाहिए इसके बारे में आपने जानकारी दी। तो अब मैं अगला सवाल हमारा ये है, यदि कोई बच्चा तीरंदाजी सीख के उसको अपने कैरियर के रूप में अपनाना चाहे, अपना कैरियर उसमें शुरू करना चाहे, तो किस बात पर ध्यान देना चाहिए? देखिए, जब हम कैरियर की बात करते हैं तो कैरियर शब्द आते ही 18+ हो जाता है आदमी। हम कैरियर को सोचते हैं कि तीरंदाजी, बच्चा कैरियर को सोचता है नौकरी। जी, ये दोनों में थोड़ा डिफरेंस है, इसको हमें समझना पड़ेगा। कैरियर में यूँ है कि अंडर 10, यदि आपका बच्चे की उम्र अंडर 10 है तो भी चैम्पियनशिप होती है, अंडर 14 भी होती है, अंडर 17 भी होती है, अंडर 19 भी होती है। ठीक है जी। और उसके बाद में तो फिर आप 110 साल के भी हो जाए ना कोई गांव में, जिसको लगता है कि भाई अभी मेरे अंदर बल है और उसको तीरंदाजी सीखनी है, उसकी चैम्पियनशिप कहाँ होती है? मास्टर गेम भी होते हैं इसके, देश में भी होते हैं, विदेश में भी होते हैं, यहाँ वहाँ सब पूरी दुनिया में होते हैं। ठीक है, जो कोच लोग हैं उनको सब पता होता है कि कहाँ पे कौन सा आदमी फिट हो सकता है सीखने के बाद में। ठीक है जी। तो कोई ऐसी बात नहीं है। दूसरा, कैरियर की जब हम बात करते हैं, बच्चे सोचते हैं कि कैरियर मेरा रोज़गार में है। रोज़गार में कैरियर हो सकता है, ठीक है। रोज़गार करके हम क्या करेंगे? शादी हो जाएगी, शादी के बाद क्या करेंगे? फिर अपने खर्चे पानी शुरू हो जाएंगे, हम घर गृहस्थी चलाएंगे। लेकिन देश के लिए यदि कुछ करना है ना, तो हम शुरू से उस तरीके से सीखें कि कई साल मेहनत करके देश को मेडल निकाल के देंगे। क्या बात है, इंटरनेशनल लेवल के मेडल देंगे, तब इतिहास बन रहा है। अदरवाइज तो वो सोचने वाले हैं जो आज नौकरी करके वो ऐसे ही हो जाने, घरों में बाद में ही बोलना है कि कोठी का साइज छोटा रह गया। ठीक है जी। तो मेरी आपसे अनुरोध है कि देश के लिए कुछ करो, उसमें कुछ मेहनत लगेगी आपकी, लेकिन वो दिखेगा, सदियों तक दिखेगा। जैसे बहुत सारे अपने चैंपियन ओलंपियन हुए हैं, चाहे मिल्खा सिंह जी हुए हैं, सौभाग्य की बात रही है कि मैंने उनके साथ में काम करने का मौका मिला है। लिम्बा राम जी अपने हुए हैं तीरंदाज, उनके साथ भी काम करने का मौका मिला है। अभी शीतल देवी हैं, उनके साथ भी, मतलब बहुत सारे अपने चैंपियन हैं, ओलंपियन हैं, सारे सब हम लगभग मिल के इकट्ठे मिलजुल के रहते हैं। तो मैं फिर यही कहना चाहूँगा कि देश के लिए कुछ करना है तो कुछ बलिदान तो देना ही पड़ेगा अपने को, किसी भी रूप में, चाहे समय का हो, वो मान लो धन का हो, या किसी भी रूप में आप मेहनत कीजिए और आगे बढ़िए, एकदम फ्यूचर क्लियर है इसमें। जी नहीं, बिल्कुल आपने सही कहा कि मेहनत के बल पर ही आप किसी भी मुकाम पर पहुंच सकते हैं। तो मेरा अंत में आपसे सवाल यही है कि युवाओं का खेल के प्रति जो स्नेह है वो बढ़ना चाहिए, और उसको आप प्रेरणा के रूप में बच्चों, हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को क्या कहना चाहेंगे एक प्रेरणादायक संदेश के माध्यम से? हाँ, बिल्कुल राजपाल जी, आपने बहुत अच्छी बात पूछी है। थोड़ा मैं एक पॉइंट बीच में छूट गया था, मैं उसको पूरा कर देता हूँ और फिर मैं ये बात आपकी पूरी करता हूँ। देखिए, जब हम कैरियर की बात करते हैं ना, तो जब हम मैट्रिक करते हैं, फिर +2 करते हैं। +2 में यदि आपके पास में फिजिकल है तो उसके बाद में आप फिर BP ऐड करते हैं या BPE करते हैं आप जी। +2 में आप स्कूल में खेलते हैं और +2 के बाद आप यूनिवर्सिटी में खेलते हैं। आप ऑल इंडिया यूनिवर्सिटी खेलें तो वहीं तक कि आपको रोज़गार की संभावना बहुत अच्छी होती हैं, यदि आप रोज़गार की दृष्टि से देखते हैं। फिर आप BP ऐड करते हैं उसी के बीच में, या फिर BP ऐड के बाद में MP ऐड करते हैं, या BP ऐड के बाद में NIS करते हैं। NIS करने के बाद MPhil भी कर लेते हैं आप, और फिर PhD करते हैं। ये हो गया उसका कैरियर एजुकेशन का।
जी। आप इसको बिल्कुल भी हल्के में मत लें। स्पोर्ट्स में बहुत अच्छी अच्छी डिग्रियां होती हैं और आप अच्छे लेवल पे, डायरेक्टर लेवल पे, डीएसओ लेवल पे अच्छे अच्छे स्पोर्ट्स में आप अधिकारी भी बन सकते हैं। बस आप तन मन धन से लगे रहो। ठीक है जी। ये थोड़ा सा पीछे का छूट गया था इसलिए मैंने कवर किया। अब मैं बात बताता हूँ कि इसका संदेश जो अपना संदेश, देखिए एक्चुअली मैं तो इस लाइन में यूँ कहूँगा कि बहुत ही एक छोटा सा खिलाड़ी रहा हूँ, कोई ज़्यादा बड़ा खिलाड़ी नहीं रहा हूँ कि भाई मैं आप लोगों को क्या संदेश दूँ, क्योंकि सुनने वाले जो हैं मेरी माताएं हैं, बहन, बुजुर्ग और बहुत बड़े बड़े चैंपियन, ओलंपियन मुझे सुन रहे होंगे। लेकिन ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आज रेडियो स्टेशन पे आ गया, आप लोगों का प्यार मुझे खींच के ले आया है जी, इरादा टीवी का प्यार मुझे खींच के ले आया और बार बार ये प्यार अपना बना रहे। संदेश के माध्यम से ये कहूँगा कि जो कुछ भी करो ना आप बिल्कुल अपने दिल से करो, तो मतलब अपने मन से करो, समर्पित हो जाओ और आगे बढ़ो। बस अपना विजन लेके आप एक कदम चलोगे, अगले का कदम 10 कदम का रास्ता आपको जरूर दिखेगा। मेरा बस यही संदेश है जी। बिल्कुल सर आपने बड़ा सही कहा कि यदि व्यक्ति मन से और अपनी इच्छा से दृढ़ संकल्प लेके कोई कार्य करता है तो उसमें उसको मुकाम मिलता है। तो इसी के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप हमारे स्टूडियो में आए और आपने तीरंदाजी के बारे में अपने वक्तव्य में हमें बहुत सारी जानकारी दी, हमारे युवाओं को प्रेरित किया और इस गेम के इतिहास के, तकनीक के बारे में आपने हमारे युवाओं को, हमारे श्रोताओं को बताया। तो इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद राजपाल जी, आपकी पूरी टीम का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद दोस्तों। श्रोताओं, यदि आपको ये बातचीत पसंद आई हो तो आप हमें बताइए आपके अपने रेडियो इरादा रेडियो 88.4 मेगाहर्ट्ज़ पर। अगली मुलाकात में फिर आपसे मिलेंगे एक नई शख्सियत के साथ, नए विचारों के साथ, नई ऊर्जा के साथ। तब तक दीजिए हमें इजाज़त। नमस्कार। हर सुबह नई किरण है लाती, हर दिल में उम्मीद जगाती। ऊंची उड़ान है, अपना अंदाज है, हर एक युवा की शक्ति का राज है। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। जनता का जनता के लिए सुनते रहो, बजाते रहो। इरादा रेडियो 88.4 FM। इरादा रेडियो के साथ यही बदलाव की शुरुआत। मुलाकात, जहाँ हर कहानी जिंदगी से मिलती है।